हाँ जी, गुड आफ्टरनून। आवाज बढ़। क्या पढ़ रहे थे कल हम? कुंभा। कुंभा के पिताजी का नाम क्या था? मम्मी का नाम क्या था? संरक्षक कौन था? चाचा मीरा को मारकर अपने पिता की हत्या का ऐसा कौन सा अभिलेख कहता है? पदराड़ा अभिलेख कहता है। उसके बाद में किसका प्रभाव बढ़ गया था? 1900 के कौन से नेता? फिर उसको मारने के लिए कौन वापस आया और किसकी सहायता से मार दिया गया? जोधा ने कहां शरण ली और चुंडा ने कहां कब्जा कर लिया? कौन सी संधि द्वारा जोधा को वापस मिला और सीमा क्या बना दी गई? सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? किस किस के बीच में? क्योंकि दोनों अपने साम्राज्य का, क्योंकि उसने मुगल के हत्यारों को, क्योंकि कुंभा उसके एक विद्रोही की सहायता कर रहा था और उसने कहां कब्जा कर लिया था? इस युद्ध में किसकी जीत हुई और इस जीत की याद में विजय स्तंभ बनाया गया था? नागौर में कौन कौन लड़ रहे थे? कुंभा किसकी सहायता करता है? फिर वो विद्रोह करके किसके पास गया और कुंभा ने इन दोनों को एक साथ, चांपानेर की संधि कब हुई? किस किस के बीच में? और दोनों कौन से युद्ध में एक साथ लड़ने के लिए आए और कुंभा ने दोनों को एक साथ सिरोही के कौन से राजा को हराया? और इन लड़ाइयों में कुंभा ने कौन सी प्रणाली का प्रयोग किया? कुंभा राजस्थान की स्थापत्य कला का विजय स्तंभ के नाम बताओ। अच्छा, उसके बाद में वो कितना ऊंचा है, कितना चौड़ा है, कौन से पत्थर का बना हुआ है, कितने मंजिल का है, किसमें मूर्ति नहीं है, किसमें वो आपके वास्तुकारों के नाम क्या क्या नाम है, किसमें अल्लाह लिखा हुआ है, कितनी बार, कौन सी भाषा में, और किसने पुनर्निर्माण करवाया था और किसने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी थी? अत्रि भट्ट और महेश भट्ट। किस किसने? और इससे कुंभा की क्या क्या जानकारियां मिलती है? विजय अभियान, निर्माण कार्य, साहित्य और उपाधियां बता रखी है बात मैंने। अच्छा, किसने कहा था कि ये कुतुब मीनार से ज्यादा अच्छा है? किसने टार्जन टावर से तुलना की? और ये राजस्थान की पहली बिल्डिंग है जिस पर कब जारी किया गया, कितने रुपए का, किस किस का प्रतीक है ये? अभिनव भारत क्या था? एक और कीर्ति स्तंभ कितने मंजिल का है? कौन से राजा के समय? कौन से जैन व्यापारी ने? जीजासा है बघेरवाल ने बनवाया था और उसमें आदिनाथ जी को समर्पित है, इसलिए क्या कहते हैं? श्यामल दास जी की बुक कौन सी है? वो कहते हैं मेवाड़ के कितने में से कितने किले किसने बनवाए थे? कुंभलगढ़ को मेवाड़ की कैसी राजधानी? मेवाड़ मारवाड़ का कितने गेट है इसमें? एक ही। सबसे ऊपरी भाग कौन सा है? उसमें कौन रहता था? उसे क्या कहते हैं? प्रशस्ति किसने लिखी? और इसमें क्या कहा गया कुंभा को? धर्म एवं पवित्रता का अवतार और कर्ण एवं भोज के समान। कौन से किले का पुनर्निर्माण करवाया? किस किस की मूर्तियां हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? और कौन कौन से किले बनवाए? बहुमठ किसको कंट्रोल करने के लिए और मचान किसको? किसको? मेरों कंट्रोल करने के लिए। उसने मंदिर कुंभ स्वामी के कहां कहां बनवाए? कौन से भगवान का मंदिर है? कुंथुनाथ मंदिर कहां बनवाया? शांतिनाथ जैन मंदिर का एक और नाम। कहां पर है ये मंदिर? किसने बनवाया? वो कौन था? कौन था? कोषाध्यक्ष था। इस मंदिर के मध्य भाग में और चारों कोनों से रणकपुर जैन मंदिर कब बनाए गए? कौन से ऋषि के आदेश से? कौन से जैन व्यापारी ने? कौन सी नदी के किनारे? इसका वास्तुकार कौन था? देपाक। कौन था? सबसे अच्छा मंदिर कौन सा है? उसमें किसकी मूर्ति है? कितने पिलर है? इसलिए उसे क्या कहा जाता है? और इस प्रशस्ति में किस किस को अलग अलग आदमी बता दिया है। और मुद्रा के लिए क्या शब्द इस्तेमाल हुआ? कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था और क्या बजाता था? उसके संगीत गुरु कौन थे? उसकी किताबों के नाम बताओ।
हरिवार्तिक, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, संगीत कामराज रीतिसार में कितने पार्ट है? संगीत राज में 5 भागों के नाम बताओ। वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और कुंभा ने जयदेव की कौन सी किताब पे टीका लिखी? उसे क्या कहते हैं? सारंगधर की कौन सी किताब पे? और बाण भट्ट की कौन सी किताब पे? कुंभा ने संस्कृत में कौन सा नाटक लिखा? कन्नड़ में कौन सा लिखा? मराठी में कौन सा लिखा? और मेवाड़ी में कौन सा लिखा? कान्हा व्यास की बुक का नाम? मेहाजी की बुक का नाम? तीर्थमाला में कितने तीर्थ है? नाथा किसका भाई था? उसकी बुक का नाम? गोविंद किसका बेटा था? उसकी किताबों के नाम? कला निधि का सब्जेक्ट क्या है? और सार समुच्चय में क्या है? कुंभा के गुरु कौन थे? उनकी उपाधि क्या थी? और कौन कौन विद्वान थे? तिल्ला भट्ट, सोमदेव सूरी, जय शेखर और भुवन कीर्ति। कुंभा ने जैनों का, कुंभा मुसलमान राजाओं के खिलाफ लड़ा, इसलिए क्या कहलाता है? वो संगीत का जानकार था। नव्य भरत, वो साहित्य लिखता है, पहाड़ी किले जीतता है, धनुष अच्छा चलाता है, विष्णु का भक्त था और उसको उद्दा ने मार दिया था। कहां पे? कोमलगढ़। कहां पे मार दिया था? चल अगला राजा लिखो, रायमल। हाँ, नागदा बनाई थी? नहीं बनाई। अलर्ट के टाइम भी नागदा थी, एक और सेंटर बनाया गया आहड़। मैंने कहा लिखवाई है? हाँ, तो दूसरी मतलब 2 हो गई ना, एक नागदार एक वो। क्यों नहीं? दिल्ली और बॉम्बे नहीं है? बॉम्बे क्या है? भारत की आर्थिक राजधानी है। तो लिखो, रायमल लिखो। यह है कुंभा का बेटा था। ही वॉज सन ऑफ कुंभा। यह है कुंभा का बेटा था। ही वॉज सन ऑफ कुंभा। यह है कुंभा का बेटा था। ही वॉज सन ऑफ कुंभा। अच्छा, कुंभा को कौन मार देता है? उद्दा। तो पहले तो राजा कौन बनता है? उद्दा। लेकिन जनता ने कहा कि ऐसा राजा जो अपने बाप को मार के राजा बनाओ, उसको हम राजा मानते। तो उन्होंने कुंभा के छोटे बेटे को बुलाया। छोटा बेटा कौन था? रायमल। तब रायमल और उद्दा के बीच में लड़ाई होगी। इन दोनों के बीच में 2 युद्ध हुए, जावर का युद्ध और दाडिमपुर का युद्ध। कौन कौन से बताओ? है ना, उदयपुर में जावर और दाडिमपुर के 2 युद्ध हुए। इन दोनों युद्धों के अंदर कौन जीता? रायमल। और उसने उद्दा को भगा दिया और राजा बन गया कहाँ का? मेवाड़। कहाँ का राजा? लिखो, जावर तथा दाडिमपुर के युद्धों में, इन बैटल्स ऑफ जावर एंड दाडिमपुर, जावर तथा दाडिमपुर के युद्धों में, इन बैटल्स ऑफ जावर एंड दाडिमपुर, जावर तथा दाडिमपुर के युद्धों में, इन बैटल्स ऑफ जावर एंड दाडिमपुर, इसने अपने भाई उद्दा को हराया। ही डिफीटेड हिज ब्रदर उद्दा। इसने अपने भाई उद्दा को हराया। ही डिफीटेड हिज ब्रदर उद्दा। इसने अपने भाई उद्दा को हराया। उद्दा भाग गया मालवा। कहां भाग गया? उस समय जो मालवा का राजा था उसका नाम था गयासा। मालवा के राजा का नाम क्या था? तो भाग के किसके पास चला गया? गयासा के पास चला गया। कौन? उद्दा। किसके पास? गयासा। कहां का राजा? मालवा का। और उसने कहा भाई मेरी सहायता कर। गयासा को लगा ठीक है, कुंभा जिसने मालवा को भगा भगा के मारा था, अकेला मालवा गया तो मारा, साथ में मिलके गुजरात वालों गए तो मारा, उस कुंभा का बेटा उद्दा उनके पास बैठा है और वो कह रहा है मेरी सहायता करके मेरे को कहां का राजा बनाओ? मेवाड़।
तो मालवा वालों को लगा ठीक है, यदि उद्दा को हम मेवाड़ का राजा बनाते हैं तो उद्दा किसकी बात मानेगा? मालवा वालों की। इसका मतलब मेवाड़ किसके अंडर में आ जाएगा? इससे अच्छा क्या हो सकता? तो उनका पक्का, उद्दा तुम संघर्ष करो और हम तुम्हारे, हम पूरा आश्वासन है, हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे। उद्दा उनसे पूरा एकदम आश्वासन लेके वहां से वापस आ रहा था। शाम का समय था, बिजलियां गरज रही थी, आसमान से बारिश हो रही थी भयंकर वाली। उद्दा को लगा अब सहायता तो मिल ही रही है, कल तो मेवाड़ के वापस राजा बन ही जाएंगे, एक बार थोड़ा बारिश में डांस कर लेते हैं। उसने गीत गाना शुरू कर दिया, बरस बरस हमारा इंदर राजा, चंदी कुड़ी अंबरां दी पैण ओ मैनू बिजली बिजली कहण। तो बिजली गिर गई ऊपर। क्या गिर गई? तो उद्दा बिजली गिरने से मरा था। कैसे मरा था? बुरे काम का बुरा नतीजा है जी। आप बाप को मार के राजा बने, भगवान सब देखता है। भगवान देखा उद्दा नाच रहा है, तो उद्दा कैसे मरा? उद्दा सहायता लेने के लिए किसके पास गया? गयासा ने कहा कोई बात नहीं, भले उद्दा मर गया हो लेकिन मेरे दोस्त का सपना पूरा करूंगा, मैं रायमल को मेवाड़ के राजा के पद से हटाऊंगा। तो अब गयासा ने किस पर हमला कर दिया? रायमल। रायमल ने गयासा को धो दिया। लिखो, मालवा के गयासा को हराया था। ही डिफीटेड गयासा ऑफ मालवा। मालवा के गयासा को हराया था। ही डिफीटेड गयासा ऑफ मालवा। मालवा के गयासा को हराया था। किसको हराया? मालवा के। फिर उसने कहा ज्यादा लड़ाई नहीं करनी, पिताजी थी लड़ाइयां करके चले गए, अब छोटा मोटा दूसरा काम कर लेते हैं। लिखो, सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स। सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स। चित्तौड़ में एक मंदिर बनवाया था शिव जी का, अद्भुत शिव मंदिर। कौन सा? लिख लो, अद्भुत शिव मंदिर चित्तौड़। अद्भुत शिव टेंपल, अद्भुत शिव मंदिर कहां पर है? चित्तौड़। लिख लो आगे, चित्तौड़, अद्भुत शिव मंदिर चित्तौड़। एकलिंग जी का मंदिर किसने बनवाया? बाबा राव। उसका परकोटा किसने बनवाया? मोकल। किसने बनवाया? मोकल। फिर उसमें बाकी मंदिर, उसके बाकी जो कामकाज थे वो किसके टाइम में हुए? रायमल। तो कोई पूछे भाई एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप किसने बनवाया था? किसने बनवाया? देख लो, एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ एकलिंग टेंपल। एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ एकलिंग टेंपल। एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप। हमने गोसुंडी गांव पढ़ा चित्तौड़ में, वहां पर बावड़ी बनवाई थी। लिख लो, गोसुंडी बावड़ी। गोसुंडी कहां पर है? चित्तौड़। लिख लेना ब्रैकेट में, चित्तौड़, गोसुंडी बावड़ी, गोसुंडी स्टेपवेल। ये बावड़ी है ना, इसकी एक रानी ने बनवाई थी। इसकी रानी का नाम था श्रृंगार कंवर। क्या नाम था? तो श्रृंगार कंवर ने इस बावड़ी का निर्माण करवाया। लिखो, रानी श्रृंगार कंवर ने इसका निर्माण करवाया था। क्वीन श्रृंगार कंवर बिल्ट इट। रानी श्रृंगार कंवर ने इसका निर्माण करवाया था। क्वीन श्रृंगार कंवर बिल्ट इट। रानी श्रृंगार कंवर ने इसका निर्माण करवाया था। इसी में कंटिन्यू करते हुए लिखना, यह मारवाड़ के राव जोधा की पुत्री थी। शी वॉज डॉटर ऑफ राव जोधा ऑफ मारवाड़। यह मारवाड़ के राव जोधा की पुत्री थी। शी वॉज डॉटर ऑफ राव जोधा ऑफ मारवाड़। यह मारवाड़ के राव जोधा की पुत्री थी। शी वॉज डॉटर ऑफ राव जोधा ऑफ मारवाड़। अब सुनना, देखो, आमल बावल की संधि भी थी। किस किस के बीच में? कुंभा और जोधा। 15 साल लड़ाई चली। 15 साल की लड़ाई के बाद में क्या हो गई? संधि। जब लंबी लड़ाइयों के बाद में संधियां होती ना, तो राजा आपस में शादी ब्याह कर लिया करते थे।
किस किस के बीच हुई थी? कुंभा और जोधा। तो फिर जोधा की बेटी की शादी कुंभा के बेटे के साथ कर दी गई। जोधा की बेटी कौन? श्रृंगार कंवर। कुंभा का बेटा कौन? रायमल। तो इनकी आपस में शादी हुई। तो रायमल की रानी का नाम क्या था? श्रृंगार कंवर। उस श्रृंगार कंवर ने गोसुंडी में क्या बनवाई? बावड़ी। तो उस बावड़ी पर अभिलेख लगा हुआ है। उस अभिलेख में वो लिखवाती है कि मैं रायमल की तो रानी हूं और मारवाड़ के राव जोधा की। आई बात समझ में? तो राव जोधा की जो पुत्री थी किसकी रानी थी? रायमल की। कहां पे बावड़ी बनवाती है? गौसु। अगला मंदिर लिखो, रमा स्वामी मंदिर, विष्णु भगवान का मंदिर है जावर में। जावर कहां पे? उदयपुर। रमा स्वामी टेम्पल। रमा स्वामी टेम्पल कहां पे? जावर। सुनना देखो, रायमल की एक बहन थी, उसका नाम था रमाबाई। क्या नाम था? गुजरात शादी की गई थी रमाबाई की। रमाबाई के पति की डेथ हो गई, तो रमाबाई वापस कहां पर आ गई? पीहर। पीहर कहां पे था? मेवाड़। तो मेवाड़ आ गई। अब रायमल को लगा भाई दीदी वापस आ गए, इनके रहने खाने पीने का प्रबंध तो किया जाए। तो रमाबाई को एक इलाका दिया गया था जावर। कौन सा इलाका? इलाकों को बोलते थे परगना। क्या बोलते? तो कौन सा परगना दिया गया? परगना मतलब क्षेत्र। राजा के पास जो क्षेत्र होता उसके जो टुकड़े होते अलग अलग, उनको क्या बोलते थे? परगना। देखो सुनो, राजा का जो इलाका होता उसको बोलते थे खालसा। क्या बोलते? और सामंतों के पास में जो होता उनको बोलते ठिकाने। क्या बोलते? फिर खालसा के अलग अलग टुकड़े करते, इन टुकड़ों को बोलते क्या बोलते? परगना। तो जो रायमल के पास जमीन है उनमें से एक परगना, कौन सा परगना? जावर। किसको दे दिया? जावर तो पैसे वाली जगह थी, क्योंकि जावर से क्या निकलते हैं? खनिज। इसका मतलब आज के बाद खनिज पहले से निकलते हैं, खनन होता था सामोली में, सीसा दस्ता चांदी निकलते हैं वहां पे। तो कहा भाई आज के बाद में जावर में जो भी खनिज निकलेंगे उनका जो भी इनकम होगी वो कौन रखेगी? रमाबाई। तो रमाबाई कौन सा परगना मिला? तो रमाबाई वहां पैसे वाली महिला है। तो रमाबाई ने कहा भाई मेरे पिताजी ने बनवाए थे कुंभ स्वामी, मैं कौन सा बनवा दूंगी? आगे बात सुन। तो ये रमा स्वामी मंदिर किसने बनवाया? रमाबाई कौन थी? रायमल की बहन। रायमल ने इसको कौन सा परगना दिया था? लिखो, रायमल की बहन रमाबाई ने इसका निर्माण करवाया था। रायमल सिस्टर रमाबाई बिल्ट इट। रायमल की बहन रमाबाई ने इसका निर्माण करवाया था। रायमल सिस्टर रमाबाई बिल्ट इट। रायमल की बहन रमाबाई ने इसका निर्माण करवाया था। रायमल सिस्टर रमाबाई बिल्ट इट। इसे जावर परगना दिया गया था। जावर परगना वॉज गिवन टू हर। इसे किसे? इसे जावर परगना दिया गया था। जावर परगना वॉज गिवन टू हर। इसे जावर परगना दिया गया था। जावर परगना वॉज गिवन टू हर। यह अपने पिता की तरह संगीत में रुचि रखती थी। शी हैड इंटरेस्ट इन म्यूजिक लाइक हर फादर। यह अपने पिता की तरह संगीत में रुचि रखती थी। शी हैड इंटरेस्ट इन म्यूजिक लाइक हर फादर। यह अपने पिता की तरह संगीत में रुचि रखती थी। शी हैड इंटरेस्ट इन म्यूजिक लाइक हर फादर। भाई कुंभा संगीतज्ञ था, तो रमाबाई किसमें? रमाबाई भी किसमें रुचि रखती थी? संगीत में। और रमाबाई की उपाधि थी वागीश्वरी। क्या उपाधि थी? लिख लो उपाधि, टाइटल। उपाधि क्या थी इसकी? वागीश्वरी। वागीश्वरी मतलब क्या होता है? सरस्वती माता। क्या होता है? और वैसे ही जो कोई गाने वाला आदमी हो तो उनको कहते हैं भाई उनके कंठों में कौन विराजमान है? सरस्वती विराजमान है। तो उपाधि क्या हो गई उसकी? वागीश्वरी। किसकी उपाधि? तो चार बातें। चित्तौड़ में कौन सा मंदिर बनवाया था? अद्भुत शिव। एकलिंग मंदिर का क्या करवाया? वर्तमान स्वरूप। रानी श्रृंगार कौर ने बनवाई? गोसुंडी में बावड़ी। और बहन रमाबाई ने जावरू में बनवाया रमा स्वामी मंदिर। अच्छा, कौन से मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनवाया? तो वहां पे पास में अभिलेख लगवाएंगे। ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा, उनको क्या बोलते हैं? नीचे अलग से एक लाइन में लिखो, सांस्कृतिक उपलब्धियां होगी नीचे लिख लो अलग से, एक लिंग प्रशस्ति।
कब की एकलिंग प्रशस्ति? 1488। कौन से राजा के टाइम की? रायमल। रायमल कौन से वंश का राजा? गोहिल। कौन से वंश का? गोहिल। गोहिल वंश का पहला बड़ा राजा कौन सा पढ़ा था हमने? बापा रावल। तो इसमें बापा रावल से लेकर रायमल तक की जानकारी है। कहां से कहां तक? लिखो। यह है प्रशस्ति दिस्यूलॉजी। यह है प्रशस्ति दिस्यूलॉजी। बापा रावल से लेकर रायमल तक मेवाड़ के राजाओं की जानकारी देती है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट किंग्स ऑफ मेवाड़ फ्रॉम बापा रावल टू रायमल। बापा रावल से लेकर रायमल तक मेवाड़ के राजाओं की जानकारी देती है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट किंग्स ऑफ मेवाड़ फ्रॉम बापा रावल टू रायमल। बापा रावल से लेकर रायमल तक मेवाड़ के राजाओं की जानकारी देती है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट किंग्स ऑफ मेवाड़ फ्रॉम बापा रावल टू रायमल। हमने पढ़ा था कि बापा रावल अपने अंतिम दिनों में जाके क्या बन गया था? वो इसी अभिलेख में लिखा हुआ है, इसी प्रशस्ति में लिखा हुआ है। लिखो। इस प्रशस्ति के अनुसार अकॉर्डिंग टू द सियोलॉजी, इस प्रशस्ति के अनुसार अकॉर्डिंग टू द सियोलॉजी, बापा रावल सन्यासी बन गया था। बापा रावल बिकेम ए सेंट। बापा रावल सन्यासी बन गया था। बापा रावल बिकेम ए सेंट। लिखो रचयिता। महेश भट्ट। पढ़ा हमने महेश भट्ट का नाम? तो इसका मतलब वो पहले कुंभा के दरबार में था और कुंभा की मृत्यु हो गई तो किसके दरबार में आ गया? रायमल। और जो खोदता है पत्थर पे उसको क्या बोलते हैं? वो था अर्जुन। बिना राजा चेंज के हेडिंग डालो। लिखो पृथ्वीराज। राजा ये रहने देना। हेडिंग डालो पृथ्वीराज। देखो यह रायमल का बेटा था। ही वॉज सन ऑफ रायमल। यह रायमल का बेटा था। ही वॉज सन ऑफ रायमल। कहते हैं बड़े तेज गति से आक्रमण किया करता, इसलिए नाम पड़ गया उड़ना राजकुमार। क्या नाम पड़ गया? सारे दिन उड़ता रहता इसलिए क्या नाम हो गया? कहते हैं एक बार इसने सुबह सुबह अटैक किया था टोडा पर। कहां पर अटैक किया? अपने टोंक में एक जगह पड़ती है टोडा। कौन सी है? अगले दिन पहुंच गया जालोर। कहां पहुंच गया? पहले दिन बह टोडा, अगले दिन कहां पर है? कि तेज गति से चला गया, राजस्थान क्रॉस ही कर गया, इसलिए नाम ही क्या पड़ गया? उड़ना राजकुमार। कदे एस फुल थे कदे। देखो इसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज फ्लाइंग प्रिंस। इसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज फ्लाइंग प्रिंस। इसे उड़ना राजकुमार कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज फ्लाइंग प्रिंस। इसकी एक रानी थी, उसका नाम था तारा। क्या नाम था? वो अजमेर के किले में रहती थी। कौन से किले में? इसलिए अजमेर के किले का नाम क्या पड़ा? पहले अजमेर के किले का नाम था अजमेरगढ़। क्या नाम था? लेकिन तारा रही इसलिए नाम क्या हो गया? देखो इसकी रानी तारा के कारण, ड्यू टू हिज क्वीन नेम्ड तारा, इसकी रानी तारा के कारण, ड्यू टू हिज क्वीन नेम्ड तारा, अजमेर किले को तारागढ़ कहा जाता है। अजमेर फोर्ट इज नोन एज तारागढ़। अजमेर किले को तारागढ़ कहा जाता है। अजमेर फोर्ट इज नोन एज तारागढ़। क्या कहा जाता है अजमेर किले को?
अजमेर किले को तारागढ़ कहा जाता है। कौन से किले को? अजमेर। क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी रानी तारा वहां रहती। पृथ्वीराज की एक बहन थी, उसका नाम था आनंदाबाई। क्या नाम था? और आनंदाबाई की शादी हुई सिरोही के राजा के साथ। सिरोही के राजा का नाम था जगमाल देवड़ा। क्या नाम था? उसकी शादी किससे हुई? आनंदाबाई। आनंदाबाई किसकी बहन? और एक बार पृथ्वीराज आनंदाबाई से मिलने गया, उसने पूछा कि दीदी आनंद में हो सब? आनंदाबाई ने कहा ना, तुम्हारे जीजाजी मुझे परेशान करते हैं। और पृथ्वीराज ने अपने जीजाजी को धमकाया कि जीजाजी दीदी कुछ कह दिया ना देख लेना। जगमाल को पता था डाकी आदमी कूट काट देगा। जग उसने कहा सॉरी ब्रो, आइंदा से तुम्हारी दीदी को कुछ भी कहूंगा। पर जगमाल देवड़ा को बुरा लगा, घर में आके साड़ा धमका के चला जाए, बेइज्जती होती है भाई सब आदमी। तो जगमाल देवड़ा ने कहा भाई क्या किया जाए, ऐसे तो ये आदमी अपना दांव में आएगा नहीं। तो कहते पृथ्वीराज जब रवाना होने लगा अगले दिन, तो उसने पृथ्वीराज कहा कि आपके लिए नाश्ता तैयार करवाया, लड्डू तैयार करवाया, रास्ते के लिए लड्डू ले जाओ नाश्ते के लिए। तो उन लड्डुओं में उसने जहर मिलाया। कुंभलगढ़ के आसपास पृथ्वीराज ने लड्डू खाए, पृथ्वीराज मर गया। पृथ्वीराज की छतरी कहां पर बनी हुई है? पहले कोई मरता उनको जहां जलाते उनकी वहां क्या बनाते? छत्र। हमें तो अपनों ने लूटा। देखो पृथ्वीराज की छतरी, सेनेट ऑफ पृथ्वीराज। पृथ्वीराज की छतरी, सेनेट ऑफ पृथ्वीराज। कुंभलगढ़ में। कहां पर है पृथ्वीराज की छतरी? 12 खंभों की छतरी है। कितने खंभे हैं उसमें? लिख लो ब्रैकेट में, बोले 12 खंभे, 12 पिलर्स। बिना राजा चेंज किए एक और हेडिंग डालो, लिखो जयमल। यह भी रायमल का बेटा था। ही वॉज सन ऑफ रायमल ऑल्सो। ही वॉज ऑल्सो सन ऑफ रायमल, ये लिखना, यह भी रायमल का बेटा था। ही वॉज ऑल्सो सन ऑफ रायमल। यह भी रायमल का बेटा था। ही वॉज ऑल्सो सन ऑफ रायमल। एक लाइन लिखो फिर मैं समझाता हूं। यह सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। He died while fighting against सोलंकीज। यह सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। He died while fighting against सोलंकीज। यह सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। He died while fighting against सोलंकीज। किसके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया? टोडा। टोंक में अपने एक जगह पड़ती है टोडा। टोडा का एक राजा था, उसका नाम था सुल्तान सोलंकी। क्या नाम था? अजमेर की तरफ से मुसलमानों का एक बड़ा हमला हुआ और मुसलमानों ने टोडा जीत लिया। सुल्तान सोलंकी को टोडा खाली करके जाना पड़ा मेवाड़। कहां जाना पड़ा? अब मेवाड़ बैठ के उसने रायमल जी को, मेवाड़ गया, उसने रायमल जी कहा भाई मेरे से टोडा निकल गया, मुझे रहने की जगह दो। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है मेवाड़ में रुक जा। अब सुल्तान सोलंकी अपना टोडा वापस जीतने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सुल्तान सोलंकी को समझ में आ गया कि वो अकेले टोडा जीत पाएगा नहीं। सुल्तान सोलंकी की बहुत सुंदर राजकुमारी है, उस राजकुमारी का नाम है तारा। क्या नाम है? तो उसने घोषणा की कि तारा की शादी उससे की जाएगी जो मेरे को क्या जीत के देगा? टोडा। एक तीर से दो शिकार, एक तो अपने को टोडा मिल जाएगा और जो टोडा जीतेगा वो बहादुर व्यक्ति होगा। तो राजकुमारी की शादी बहादुर व्यक्ति से हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है? रायमल जी के 13 बेटे हैं। कितने बेटे हैं? रायमल जी ने अपने 13 बेटों को बुला का नया ऑफर आया है एक, सुना तुमने? जो टोडा जीतेगा उसकी शादी किससे होगी? जयमल ने कहा मैं करूंगा। रायमल जी ने सुल्तान सोलंकी को कहा मेरा बेटा जयमल तुम्हें क्या जीत के देगा? टोडा। का सगाई तो आज ही पक्की, और जिस दिन टोडा जीतेगा तब क्या कर देंगे? ब्याह कर देंगे तब। अब जयमल तैयारियां कर रहा है टोडा जीतने की, अपने घोड़ों को तैयार कर रहा है, साथियों को तैयार कर रहा है, नए हथियार खरीद रहा है, घोड़ों को दौड़ा रहा है। और एक दिन शाम का टाइम था, उसके दोस्तों ने जयमल से पूछ लिया कि और जयमल भाभी जी से बातचीत होती है क्या? उसने कहा नहीं। क्या बात करता है, इंस्टा पे भी बातचीत नहीं होती? ना, नहीं होती। अरे मॉडर्न टाइम में मिल लेना चाहिए, जाओ तुम घर जाके मिल के आओ यार। और जयमल सोलंकियों के घर चला गया, किससे मिलने के लिए?
उन्हें सोलंकियों को जाग कहा कि मैं तारा से मिलना चाहता हूँ। सोलंकियों ने कहा जयमल जी अभी तो तारे केवल आसमान की देख लो, शादी से पहले हमारे यहाँ मिलने का कोई रिवाज है? जयमल ने कहा अच्छा, एक तो मेवाड़ में बैठे हो, मेवाड़ मेरे पिता का राज्य है, और मुझे बताओगे क्या करना है क्या नहीं करना, और मैं तुम्हारा जवाई हूँ, सगाई हुई तुम्हारे राजकुमारी का, हटो साइड में, मिलूंगा मैंने वापस कहा जयमल जी प्लीज जाता जोड़ी ऐसे मत करो। जयमल ने क्या कर लोगे तुम मेरा? उन्होंने मार दिया। लिखा है देखो, एक लाइन लिखी है हमने, वह सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ, बस ऐसे ही जैसे मैंने अभी बताया ऐसे। एक पुरुष होने के नाते मैं ये लिखवा नहीं सकता कि लड़की की काम आ गया था, इसलिए आपने लिखवाया कि सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ। बात अगली जोरदार है। सोलंकियों ने यह समाचार रायमल जी को भेजा। किसको भेजा? जयमल रात को हमारे घर आया था, उसने इस प्रकार बदतमीजी की, हमने उसको मार दिया। रायमल जी ने उन सोलंकियों को कोई दंड, जो महिलाओं से बदतमीजी करते हैं उनका अंगूठा नहीं काटते, उनका काटते हैं बाहुबली। देखा आपने? अब रायमल जी जो बाकी बेटे बचे उनसे पूछा अब बताओ तारा शादी कौन करेगा? पृथ्वीराज ने कहा मैं करूंगा। फिर पृथ्वीराज ने टोडा जीता, टोडा जीत के तारा से शादी की। अजमेर के किले में तारा को रखता था, इसलिए अजमेर के किले का नाम। जुड़े कनेक्शन तुम्हारे? अगला राजा लिखो, संग्राम सिंह। और संग्राम सिंह का नाम है सांगा। अरे ओ मछली बाजार। कब से कब तक राज किया सांगा ने बताओ? 1509 से 1528। तुम नहीं लिखोगे कब से कब तक राज किया? क्यों नहीं लिखा? लिखो तो। आज पहला दिन है तुम्हारा, आज ये सेकंड डे। अच्छा लग रहा तुम्हें पढ़ के? मजा नहीं आ रहा? अरे लिखो तो, फिर लिखो लिखो। देखो यह भी रायमल का बेटा था, he was also son of रायमल। यह भी रायमल का बेटा था, he was also son of रायमल। अब रायमल के 3 बेटे पढ़ लिए हमने, बताओ कौन कौन? पृथ्वीराज, जयमल और सांगा। कौन कौन है? जयमल और सांगा। और तीनों भाइयों में नहीं बनती भाई, तीनों भाई आपस में लड़ते कि पिताजी के मरने के बाद अगला राजा कौन बनेगा। रायमल ने एक दिन कहा मेरे सामने तो ऐसी बात मत किया करो, मेरे सामने बैठे कहते हो पिताजी कब मरेंगे, अगला राजा कौन बनेगा। तो इनके एक अंकल थे, उन अंकल का नाम था सारंग देव। क्या नाम था? उन अंकल ने कहा कि एक महिला है जो हाथ देख के भविष्य बताती है, चलो उसके पास चलते हैं, वो हमें बता देगी कि अगला राजा। उनके पास गए कि ये तीनों मेवाड़ के राजकुमार है, पृथ्वीराज, जयमल और सांगा, और तुम इनका हाथ देखकर बताओ कि अगला राजा। वो समझदार महिला थी, उसने कहा कि क्या करोगे पूछ के, विधि के विधान में जो लिखा हुआ वो होकर रहेगा, जो ऊपर वाले ने सोच रखा है वो तो टलता। एक को तो राजा बनना है, जब तुम्हारा पिता मरेगा तब एक बन जाएगा, अभी पूछ लोगे उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, अभी पूछ लोगे फालतू में लड़ाई करोगे आपस के अंदर। बात तो उसकी भी सही थी। पृथ्वीराज बड़ा गुस्सेल आदमी था, पृथ्वीराज ने तलवार बाहर निकाली कि बताती है कि नहीं बताती, पंचायती कर रही है फालतू। अब तलवार से सबको डर लगता है भाई साहब, उसने कहा तू तो नहीं बनेगा। पृथ्वीराज ने कहा कोई बात नहीं, जयमल और सांगा में से बता कौन बनेगा। उसने कहा सांगा। कौन बनेगा? और जैसे उन्होंने सुना पृथ्वीराज और जयमल टूट के बड़े भाई साहब, सांगा को पीटना शुरू किया, सांगा की आंख फोड़ दी थी। वो महिला सारंग देव जी जैसे तैसे बीच में पड़े, सांगा वहां से निकलता, सांगा का निकल तू यहां से। और राजसमंद जिले में अपने गांव पड़ता है सेवंतरी। कौन सा गांव है? कहां पर है सेवंतरी? राजसमंद जिले में। यहां पर एक भगवान विष्णु का मंदिर है, रूप नारायण। कौन सा मंदिर है? और सांगा ने भाग के इस मंदिर में पहुंचा। कौन से मंदिर में? रूप नारायण। रूप नारायण मंदिर कहां पे? सेवंतरी कहां पे? राजसमंद में।
इस मंदिर में एक तीर्थ यात्री रुका हुआ था, उसका नाम था बिद्दा जेतमालोत। क्या नाम था? बिद्दा तो नाम है, जेतमाल का वंशज है वो। किसका वंशज है? तो पहले जिसका वंशज होता उनके नाम साथ में लग जाते। जेतमाल का वंशज इसलिए क्या कहलाया? जेतमालोत। क्या कहलाया? तो कौन से गांव में, जो कि कौन से जिले में, कौन से मंदिर में, कौन रुका हुआ था? ये तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले थे, मारवाड़ का था ये, और ये वहां पर अपने कुछ भाइयों के साथ में रुका हुआ। सांगा वहां पे घायल अवस्था में खून से लथपथ घोड़ा लिया हुआ पहुंचा, घोड़ा थक गया उसका, और सांगा ने उनको कहा प्लीज यार आप एक अपना नया घोड़ा मुझे दो, मुझे निकलना है, मेरे भाइयों से लड़ाई होगी। अरे हो कौन तुम, हुआ क्या, खून में लथपथ हो, बात क्या हुई? मैं मेवाड़ का राजकुमार सांगा हूँ, मेरे दो भाई मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे अपना घोड़ा दो, मुझे यहाँ से निकलना है। उन्होंने कहा यार आराम से निकल, चाय पानी पी फिर चले जाना। अरे तब तक मेरे भाई पीछे आ जाएंगे, हम रोकेंगे। तू हमारे शरण में है, तेरी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, तेरे भाइयों द्वारा तुझे कुछ भी होने। वो सांगा को खाना पीना करवाते हैं, सांगा को वहां से अपना घोड़ा देते हैं, दो आदमी साथ भेजते हैं कि निकल यहाँ से। इतने में पीछे पीछे जयमल आ जाता है। जयमल ने आगे पूछा ये सांगा का घोड़ा यहाँ खड़ा है, सांगा कहाँ गया? हमें नहीं पता कहाँ गया। उनको ये था भाई जयमल को यहाँ कुछ देर बातों में लगाते हैं, तब तक सांगा यहाँ से निकल जाएगा। तो उनका हमें नहीं पता कहा। उसने कहा नहीं तुम्हें सब पता है, तुम ये बदतमीजी कर रहे हो मेरे साथ। जयमल उनसे वहां पे लड़ने भिड़ने की कोशिश करता है, उसके साथ लोग थे जयमल के साथ में। वहां बिद्दा जेतमालो लड़ता हुआ मारा जाता है, लेकिन वो जयमल को वहां से आगे जाने नहीं देता है। तो सांगा को वहां पर उस मंदिर में को रक्षा करता है, तो कौन करता है? कौन करता है? यदि उस दिन बिद्दा जेतमालो नहीं होता, सांगा बचता। तो बाद में सांगा जब राजा बना तो कहा गया कि सांगो भोगे चित्रकूट, बोलो सिर बिदा सटे। राजस्थानी भाषा में आटो साटो मतलब अदला बदली। आटो साटो मतलब बिद्दा के सिर के बदले में सांगा चित्तौड़ का राजा बना। बोलो क्या बोला मैंने? सांगा चित्तौड़ का, सांगो भोगे चित्रकूट। वापस बोलो। भोगना मतलब राज करना, भोगना मतलब चित्रकूट मतलब चित्तौड़। सांगा चित्तौड़ पर राज करता है, सिर बिदा सटे, बोलो बिद्दा के सिर के बदले में। तो वो बिद्दा कौन था? देखो सेवंतरी के रूप नारायण मंदिर में, सेवंतरी कहां पर है? सेवंतरी के रूप नारायण मंदिर में, इन रूप नारायण टेम्पल ऑफ सेवंतरी, सेवंतरी के रूप नारायण मंदिर में, इन रूप नारायण टेम्पल ऑफ सेवंतरी बिद्दा जेतमालोत ने सांगा की रक्षा की थी। बिद्दा जेतमालोत प्रोटेक्टेड सांगा। बिद्दा जेतमालोत ने सांगा की रक्षा की थी। बिद्दा जेतमालोत प्रोटेक्टेड सांगा। बिद्दा जेतमालोत ने सांगा की रक्षा की थी। सांगा वहां से आगे निकलता है, अजमेर में अपने एक जगह पड़ती है श्रीनगर। कौन सी जगह है? इस श्रीनगर में एक व्यक्ति थे, उनका नाम है करमचंद पंवार। क्या नाम है? उन्होंने सांगा को अपने पास शरण दी थी। सांगा को कौन शरण देता है बताओ? करमचंद पंवार कहाँ के थे? श्रीनगर कहाँ पे है? देखो श्रीनगर के करमचंद पंवार ने, करमचंद पंवार ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर के करमचंद पंवार ने, करमचंद पंवार ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर के करमचंद पंवार ने सांगा को शरण दी थी। गेव शेल्टर टू सांगा, सांगा को शरण दी थी, गेव शेल्टर टू सांगा। किसने सांगा को शरण दी? करमचंद पंवार। वो कहाँ का है? श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ पे? अब सांगा वहां बैठा है श्रीनगर में चुपचाप। तभी उसको समाचार मिलता है कि जयमल सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ, तभी उसको समाचार मिलता है कि पृथ्वीराज को सिरोही के जगमाल देवड़ा ने जहर दे दिया और पृथ्वीराज की भी क्या हो गई? मृत्यु। दो भाई तो खिलाफ थे, कौन कौन? जयमल और पृथ्वीराज। जैसे उनकी मृत्यु हुई, सांगा वापस मेवाड़ जाता है। तब तक रायमल जी बूढ़े हो गए थे। रायमल जी को पता चला कि सांगा वापस आ गया। उन्होंने कहा भाई मेरे मरने के बाद राजा किसको बना देना? तो रायमल की मृत्यु के बाद अगला राजा कौन बना? देखो रायमल की मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ ऑफ रायमल, रायमल की मृत्यु के बाद, आफ्टर डेथ ऑफ रायमल, सांगा मेवाड़ का राजा बना। सांगा बिकेम किंग ऑफ मेवाड़।
सांगा मेवाड़ का राजा बना। जब सांगा मेवाड़ का राजा बनता है तब मेवाड़ में, सॉरी, उत्तर भारत में तीन बड़ी रियासतें हुआ करती, दिल्ली, मालवा और गुजरात। कौन कौन सी रियासतें बताओ? दिल्ली, मालवा और गुजरात। जब सांगा राजा बना उस समय दिल्ली का राजा था सिकंदर लोदी। दिल्ली का राजा कौन है? मालवा का राजा था नासिर शाह। कौन था? गुजरात का राजा था महमूद बेगड़ा। कौन राजा है? कब? जब सांगा मेवाड़ का राजा बना। तो बाकी स्टेट की क्या क्या स्थिति है बताओ देखे। दिल्ली का राजा, मालवा का और गुजरात का। उतार लो ऐसा कैसे, वो लिखे ना सांगा राजा बना, उसके नीचे तीन उतार लो ताकि याद रहेगा कि वहां के राजा कौन कौन है। लिख लिया? बताओ। दिल्ली का कौन था? सिकंदर लोदी। मालवा का और गुजरात का महमूद बेग। अच्छा, सांगा को किसने शरण दी थी राजा बनने से पहले? करमचंद पंवार। करमचंद पंवार कहाँ का था? तो सांगा ने राजा बनने के बाद में उसको अजमेर का परगना दिया, परबतसर का परगना दिया और बनेड़ा का परगना दिया। कौन कौन से इलाके दिए? अजमेर, परबतसर और किसको? तो उसने सहायता की थी तो उसको तो देगा। लिखो, सांगा ने करमचंद पंवार को निम्नलिखित परगने दिए थे। सांगा gave following परगनाज टू करमचंद पंवार। सांगा ने करमचंद पंवार को निम्नलिखित परगने दिए थे। सांगा gave following परगनाज टू करमचंद पंवार। कौन कौन से बताओ? अजमेर, परबतसर और बनेड़ा। परबतसर आपका डिस्ट्रिक्ट है डीडवाना कुचामन, बनेड़ा भीलवाड़ा। लिख लिया? अब सांगा की इन तीनों से लड़ाई हुई, दिल्ली से भी लड़ाई हुई, मालवा से भी लड़ाई और गुजरात, पर इन तीनों राजाओं से नहीं। इनके आगे जो राजा बने थे उन सबसे लड़ाइयां हुई। जैसे सांगा की दिल्ली वालों से जो लड़ाई होती है, वो पहली जो लड़ाई होती है वो कोटा में एक जगह पड़ती है खातोली। कौन सी जगह? लिखो, खातोली का युद्ध।
कौन सा युद्ध है बताओ, देखिए खातौली का युद्ध। कब हुआ खातौली का युद्ध? खातौली कहां पड़ता है? किस किस के बीच में? इब्राहिम लोदी दिल्ली का राजा था। कहां का राजा है? देखो ब्रैकेट में दिल्ली। सांगा जीत गया इस युद्ध में। कौन जीत गया? देखो इस युद्ध में सांगा की जीत हुई। सांगा वॉन दिस बैटल। इस युद्ध में सांगा की जीत हुई। इब्राहिम लोदी को लगा नहीं यार बदला लेना चाहिए, अगले साल वापस आ गया। अपने धौलपुर में जगह पड़ती है बाड़ी। कौन सी है? लिखो बाड़ी का युद्ध। अगला युद्ध कौन सा है? बाड़ी का युद्ध। बाड़ी कहां पर है? धौलपुर। कब हुआ युद्ध? किस किस के बीच में? सांगा और इब्राहिम लोदी। कहां का? लिख लेना दिल्ली। ये सांगा ने फिर हराया इसको। लिखो इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई। सांगा वॉन दिस बैटल ऑल्सो। इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई। सांगा वॉन दिस बैटल ऑल्सो। तो कौन से दोनों युद्धों में सांगा जीता है? खातौली और बाड़ी। खातौली कब हुआ है? 1517। बाड़ी कब हुआ है? 1518। खातौली कहां पर है? कोटा। बाड़ी कहां पर है? दोनों युद्धों में सांगा ने किसको हरा दिया? इब्राहिम लोदी कहां का राजा था? तो अब बारी आई मालवा वालों की। लिखो गागरोन का युद्ध। गागरोन कहां पे? अगले ही साल। तब तक मालवा का राजा बन गया था महमूद खिलजी सेकंड। कौन बन गया था? कुंभा के टाइम में मालवा का राजा कौन था? महमूद खिलजी फर्स्ट। और सांगा जिसको हरा रहा है वो राजा कौन है? महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड के ब्रैकेट में लिखना मालवा। लिख लिया? लिखो युद्ध के कारण। कॉजेज ऑफ बैटल। युद्ध के कारण कॉजेज ऑफ बैटल। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर। मैं ये भी कह सकता हूं ना, मेवाड़ और मालवा के बीच में लंबे टाइम से नहीं बन रही। कुंभा के टाइम में भी लड़े थे ये लोग, रायमल के टाइम में भी लड़े थे, तो अब वापस लड़ लिया। देखो मेवाड़ तथा मालवा में लंबे समय से दुश्मनी थी। देयर वाज अ राइवलरी बिटवीन मेवाड़ एंड मालवा फॉर ए लॉन्ग टाइम। मेवाड़ तथा मालवा में लंबे समय से दुश्मनी थी। देयर वाज अ राइवलरी बिटवीन मेवाड़ एंड मालवा फॉर ए लॉन्ग टाइम। मालवा में एक जगह पड़ती है चंदेरी। मालवा में कौन सी जगह है? मध्य प्रदेश में मालवा में एक जगह चंदेरी, और वहां के राजा का नाम था मेदिनी राय।
क्या नाम था? जब महमूद खिलजी राजा बना था ना, तो महमूद खिलजी को राजा बनाने में मुख्य भूमिका किसकी थी? मेदन राय। मेदन राय कहाँ का था? तो पहले दोनों दोस्त थे, लेकिन बाद में दोनों की बननी हो गई बंद, और महमूद खिलजी चंदेरी पे कब्जा कर लेता है। कहाँ कब्जा कर लेता है? तो मेदन राय भाग के किसके पास आया? सांगा। तो सांगा ने उसको रहने के लिए दे दिया था गागरोन। क्या दे दिया? गागरोन दे दिया था। अब मेदन राय किसका विद्रोही है? महमूद खिलजी का। और उसको शरण कौन दे रहा है? तो वो तो मेदन राय पर अटैक करेगा। मेदन राय को कौन सा किला मिला था? तो महमूद खिलजी ने कहां पर अटैक किया है? गागरोन। किसको पकड़ने के लिए? मेदन। लेकिन मेदन राय को वो किला किसने दिया है? इसका मतलब मेदन राय की तरफ से लड़ने के लिए कौन जाएगा? इसलिए युद्ध कहां पर हुआ है? पल्ले पड़ी बात लिखो। सांगा ने मेदनी राय को गागरोन का किला दिया था। मेदन राय के ब्रैकेट में चंदेरी लिखना। तीसरा कारण है ना, सांगा ने मेदनी राय को गागरोन का किला दिया था। सांगा गेव गागरोन फोर्ट टू मेदनी राय। मेदनी राय कहां का था? चंदेरी। सांगा ने मेदनी राय को गागरोन का किला दिया था। सांगा गेव गागरोन फोर्ट टू मेदनी राय। मेदनी राय को गागरोन का किला दिया था। गेव गागरोन फोर्ट टू मेदनी राय। तथा यह महमूद खिलजी सेकंड का विद्रोही था, एंड ही वाज रिबेल ऑफ महमूद खिलजी सेकंड। तथा यह महमूद खिलजी सेकंड का विद्रोही था, एंड ही वाज रिबेल ऑफ महमूद खिलजी सेकंड। तथा यह महमूद खिलजी सेकंड का विद्रोही था, एंड ही वाज रिबेल ऑफ महमूद खिलजी सेकंड। किसका विद्रोही था? महमूद खिलजी सेकंड का। कौन? मेदन राय। जो था कहां का? युद्ध हुआ, युद्ध में कौन जीत गया? सांगा। महमूद खिलजी जब भाग रहा था तो सांगा के एक सेनापति ने उसको गिरफ्तार किया। सांगा के सेनापति का नाम था हरिदास चारण। क्या नाम था? और पकड़ के सांगा के पास लेके आए। सांगन का शाबाश मेरे चीते, 12 गांव गिफ्ट में। हरिदास चारण को कितने गांव मिले? किसको पकड़ने के कारण? महमूद खिलजी। लाइन चेंज कर लिखो, कारण हो गए। इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई। सांगा वॉन दिस बैटल ऑल्सो। इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई। सांगा वॉन दिस बैटल ऑल्सो। इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई। सांगा वॉन दिस बैटल ऑल्सो। हरिदास चारण ने महमूद खिलजी सेकंड को गिरफ्तार कर लिया था। हरिदास चारण अरेस्टेड महमूद खिलजी सेकंड। हरिदास चारण ने महमूद खिलजी सेकंड को गिरफ्तार कर लिया था। हरिदास चारण अरेस्टेड महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी सेकंड को गिरफ्तार कर लिया था। अरेस्टेड महमूद खिलजी सेकंड। अतः सांगा ने उसे 12 गांव दिए थे। सो सांगा गिफ्टेड हिम 12 विलेज। किसे? अतः सांगा ने उसे 12 गांव दिए थे। सो सांगा गिफ्टेड हिम 12 विलेज। सांगा ने कितने गांव दिए? सांगा ने उसे 12 गांव दिए। फिर 6 महीने पकड़ के यहीं रखा था महमूद खिलजी को। 6 महीने बाद महमूद खिलजी ने माफी मांगी कि मैं तुम्हारी काली गाय हूं। क्या हूं तुम्हारी? गाय को अपने यहां मारते नहीं तो छोड़ दे। तब सांगा ने कहा था भाग जा, दोबारा इधर आना। अब एक बच गया, दिल्ली हार गया, मालवा हार गया। कौन बच गया? लिखो, ईडर का युद्ध। गुजरात में एक जगह पड़ती है ईडर। अगले ही साल सांगा ने कहा हर साल एक लड़ाई लड़नी है। गुजरात के जिस राजा से लड़ाई हुई उसका नाम था मुजफ्फर शाह। कहां का राजा मुजफ्फर शाह?
उतार लिया। लिखो युद्ध के कारण, कॉजेज ऑफ बैटल। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। बोथ ऑफ देम वांटेड टू एक्सपैंड देयर एम्पायर। गुजरात और मेवाड़ के बीच में पहले से नहीं बन रही है, नागौर को लेके। किसको लेके? क्योंकि मेवाड़ वालों का कहना था नागौर का टैक्स हम लेंगे, और गुजरात वालों का कहना था कि नागौर वाले भाग के हमारे पास आए तो टैक्स हम लेंगे। तो मेवाड़ और गुजरात पहले से लड़ रहे थे। कौन सी रियासत लेके? हमने पढ़ा है कुंभा के टाइम, नागौर के उत्तराधिकार संघर्ष की लड़ाई थी। देखो, मेवाड़ तथा गुजरात में नागौर को लेकर विवाद था। देयर वाज ए डिस्प्यूट बिटवीन मेवाड़ एंड गुजरात रिगार्डिंग नागौर। मेवाड़ तथा गुजरात में नागौर को लेकर विवाद था। देयर वाज ए डिस्प्यूट बिटवीन मेवाड़ एंड गुजरात रिगार्डिंग नागौर। मेवाड़ तथा गुजरात में नागौर को लेकर विवाद था। देयर वाज ए डिस्प्यूट बिटवीन मेवाड़ एंड गुजरात रिगार्डिंग नागौर। किसको लेकर विवाद था? किसको, किस किस के बीच में? मेवाड़ के और गुजरात के, नागौर के लेकर विवाद चल रहा था। तीसरा, अभी जब पहले सांगा लड़ रहा था मालवा से, किसे लड़ रहा था? तो गुजरात वालों ने मालवा की सहायता की। गुजरात वालों ने, सांगा ने कहा फालतू में दाल भात में मुसलचंद, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तुम्हारा क्या लेना देना, मेरी लड़ाई मालवा के साथ है, तुम किसकी सहायता कर रहे हो? मालवा की। तो एक बार रुक जाओ, मालवा वाला युद्ध कंप्लीट हो जाए, फिर बकरी की मां कब तक खीर बनाएगी। लिखो तीसरा कारण, लिखो गुजरात सांगा के खिलाफ मालवा की सहायता कर रहा था। गुजरात वॉज हेल्पिंग मालवा अगेंस्ट सांगा। गुजरात सांगा के खिलाफ मालवा की सहायता कर रहा था। गुजरात वॉज हेल्पिंग मालवा अगेंस्ट सांगा। गुजरात सांगा के खिलाफ मालवा की सहायता कर रहा था। गुजरात वॉज हेल्पिंग मालवा अगेंस्ट सांगा। और चौथा कारण लिखो, ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष। ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष, सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ ईडर। ईडर का उत्तराधिकार संघर्ष। जैसा मैं लिखूं एक बार उतार लो, फिर अपने बात करते हैं। बहरमल वर्सेस रायमल। बहरमल की सहायता कर रहा है मुजफ्फर शाह, रायमल की सहायता कर रहा है सांगा। दूसरा, सारे खिलजी खिलजी एक के वंशज हो जाएंगे। तो किस किस के बीच लड़ाई बताओ देखे? बहरमल और, अब सुनना देखो, ये अपना मेवाड़, मेवाड़ के पास में एक बड़ी रियासत कौन सी है? गुजरात। तब मेवाड़ और गुजरात के बीच में एक छोटी सी रियासत है, उसका नाम है ईडर। क्या नाम है? अब तो ईडर गुजरात का हिस्सा है। अब तो गुजरात जब एक राज्य है तब ईडर उसका हिस्सा है। पहले दो अलग रियासतें थी, गुजरात एक अलग रियासत थी, ईडर एक है अलग रियासत। ईडर छोटी रियासत है। ईडर में दो लोग राजा बनना चाहते हैं, एक तो कौन? बहरमल, और एक कौन? बहरमल को सपोर्ट कौन कर गया? तो गुजरात वालों ने ईडर को राजा, कहां का ईडर का राजा किसको बना दिया?
हर बड़ा राज्य चाहता है कि उसके पड़ोस में जो छोटे राज्य वहां पर उसकी चले। चल कैसे सकती है? जब उसकी कठपुतली बैठेंगे, जब वो जिनको कहेंगे वो बैठेंगे। तो गुजरात वालों ने किसको राजा बना दिया? बहरमल को। इस रायमल की शादी मेवाड़ हो रखी थी। रायमल की शादी कहां हो रखी है? मेवाड़ का राजा कौन? सांगा। तो ये भाग के सांगा के पास आया, मैं तुम्हारा जवाई हूं और मेरे को ईडर से निकाल दिया है। तो सांगा ने कहा चलो भाई, दीदी के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। तो सांगा कहां गया है? ईडर। ईडर का राजा कौन बना बैठा है? बहरमल। बहरमल किसकी सहायता से बना बैठा है? गुजरात का कौन सा राजा? तो उसने मुजफ्फर शाह को मैसेज किया, भाई मुजफ्फर शाह तू मेरे को राजा बना के गया। तो उसने कहा हाँ तो बैठा रहे, क्या दिक्कत है? अरे को रायमल सांगा को लेके आ रहा है कि चिंता मत कर, तेरा भाई आ रहा है। तो ईडर में उसको बचाने के लिए कौन है? किसको बचाने के लिए? सांगा ने दोनों को पीटा ढंग से। लिखो कारण हो गए, लाइन चेंज कर लिखना। सांगा ने बहरमल तथा मुजफ्फर शाह को हरा दिया। सांगा डिफीटेड बहरमल एंड मुजफ्फर शाह। सांगा ने बहरमल तथा मुजफ्फर शाह को हरा दिया। सांगा डिफीटेड बहरमल एंड मुजफ्फर शाह। किसको हरा दिया? बहरमल और मुजफ्फर शाह। और सांगा वहां किसको राजा बना के आ जाता है? रायमल। हालांकि थोड़े दिनों बाद रायमल मर ही गया था। जब रायमल मर गया तो बहरमल आया सांगा के पास। इसने कहा ऐसा गलती हो गई, जो है वो देख लो अब आप। तो फिर रायमल के मरने के बाद सांगा ने किसको राजा बना दिया था? कुल मिला के अब ईडर में किसकी चलती है? मेवाड़। किसकी चलती है? मेवाड़ वाले जिसको राजा बनाएंगे उसका बनेगा। गुजरात वालों का वहां कोई प्रभाव। उत्तर भारत की 3 बड़ी रियासतें, दिल्ली, मालवा, गुजरात, तीनों को सांगा ने हराया है। और सबसे बड़ी बात, एक भी युद्ध मेवाड़ की बाउंड्री में नहीं है। एक भी युद्ध मेवाड़ की, वो उनकी बाउंड्री में जाके हरा रहा था कि नहीं बाहर बाहर तुम वहीं रहो। भाई इधर चला गया हो, इधर तो गुजरात में आ गया। बाड़ी बाड़ी धौलपुर में है। इब्राहिम लोदी की राजधानी है आगरा। इब्राहिम लोदी की राजधानी आगरा से बाड़ी है 70 किलोमीटर। कितनी? सांगा की राजधानी है चित्तौड़। चित्तौड़ से बाड़ी है 480 किलोमीटर। मतलब सांगा अपनी राजधानी से 480 किलोमीटर दूर गया है। इब्राहिम लोदी को उसकी राजधानी के 70 किलोमीटर दूर जाके हरा दिया है। इब्राहिम लोदी कितनी दूर चल रही है? 70 किलोमीटर। कितनी चल रही है? तो आगे तो फिर आगरा आ ही जाता। तो भाई सांगा केवल यूं नहीं है कि भाई केवल हरा रहा है, हरा के वैसे कि तुम वहीं रुको, वहीं आऊंगा, है ना, घर में घुस घुस के मार रहा है, उस टाइप का आदमी था। दिल्ली का राजा कौन? इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी के अपने 2 रिश्तेदारों के साथ नहीं बनती। 2 उसके चाचा लगते हैं, दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी। कौन कौन? वो हटाना चाहते हैं इब्राहिम लोदी। किसको हटाना चाहते हैं? इब्राहिम लोदी कहां का राजा? अब दिल्ली में बैठा है इब्राहिम लोदी। पंजाब के अंदर बैठा था इसका वो चाचा। मान लो ये यूं इनका दिल्ली वालों का राज्य, इनकी दो दो इलाके इनके पास बड़े, दिल्ली और आगरा। कौन कौन से? और पंजाब पे कब्जा करके इसका वो चाचा बैठा है दौलत खान लोधी। कौन है? हालांकि वो इसके अंडर में ही काम करता है। पंजाब मतलब अपना पंजाब भी, पाकिस्तान वाला पंजाब भी। पाकिस्तान के बाद अगला राज्य कौन, अगला देश कौन सा आ जाएगा? अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में एक आदमी आया बैठा है, बाबर। कौन आया बैठा है? अच्छा वो भी अफगानिस्तान का नहीं है, वो है उज्बेकिस्तान का। कहां का है? उज्बेकिस्तान का राजा कौन बनना चाहता है? बाबर। पर उसके चाचा ने पीट के निकाल दिया। तो वो वहां से उज्बेकिस्तान से भागा, अफगानिस्तान के पास है। तो काबुल के पास में एक छोटी सी जगह है, उसका नाम है फरगना। क्या नाम है? तो बाबर कहां पर बैठा हुआ है? फरगना। कहां पर बैठा है? फरगना। कहां से हार के आ गया? उज्बेकिस्तान। बैठा कहां पर है? अब बेचारे का टाइम पास कैसे हो, तो वो क्या करता, इधर से पंजाब पर अटैक करता और पंजाब में छोटी मोटी चिंदी चोरी करके भाग जाता। छोटी मोटी लूटपाट की, फिर यहां से भाग गया, फिर लूटपाट की, भाग गया। इधर दौलत खान लोधी जो है, इसकी किससे बंदी बंद हो गई? इब्राहिम लोधी से। किससे? इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी ने कहा दौलत खान लोधी को पकड़ के मारो। तो दौलत खान लोधी को पता था कि इब्राहिम लोधी तेरे को मारेगा। अब इधर वाले से नहीं बनती तो सहायता कौन देगा? इधर वाला देगा। इधर कौन बैठा है? तो दौलत खान लोधी ने अपने बेटे को भेजा बाबर के पास कि बाबर तू हमारी सहायता कर। और क्या छोटी मोटी चोरियां करता है रे, पंजाब में आके 2-4 हाथ मार के चला जाता है, हमारा साथ दे, हम तेरे को दिल्ली लेके जाएंगे। कहां लेके जाएंगे? और तू दिल्ली की लूट मार कर, धन तेरा, दिल्ली हमारी, मिलके लड़ते हैं, इब्राहिम लोधी को मार देंगे। तो इब्राहिम लोधी को मारने के बाद हम तो दिल्ली पर कर लेंगे कब्जा, और जितना धन मिलेगा वो तेरा, दोनों का फायदा। हमें दिल्ली चाहिए, हमें दिल्ली मिल जाएगी, तुझे धन चाहिए, तुझे क्या मिल जाएगा? धन। बाबर को लगा ठीक है। तो बाबर किसका साथ देने के लिए है? किससे लड़ने के लिए? इब्राहिम लोधी कहां बैठा हुआ है? दिल्ली। कहां बैठा है? दिल्ली। अब दौलत खान लोधी कहां पर है? पंजाब। तो अब बाबर पंजाब तक तो आ गया, अब पंजाब से कहां आएगा? दिल्ली।
इब्राहिम लोदी दिल्ली से पंजाब की तरफ रोकने जाएगा ना, दिल्ली और पंजाब के बीच में हरियाणा क्या है। तो अब इब्राहिम लोदी और बाबर लड़ते हैं पानीपत के युद्ध में। कौन से युद्ध में? पानीपत कहां पे? और 1526 में पानीपत का पहला युद्ध होता है। इब्राहिम लोदी लड़ता हुआ, बाबर कहां पर आ गया? दिल्ली। हिसाब तो यह है कि बाबर को धन लूट के वापस जाना है, पर उसको इतना धन मिला कि गया ही नहीं। उसने कहा इतना सारा धन जब यूं पड़े पड़े मिल रहा है तो जब मैं यहाँ रहूंगा तो पता नहीं और कितना लूंगा। उसने दौलत खान लोधी को उनका मैं यहीं रहूंगा, भागो यहाँ से। तो बाबर दिल्ली पर क्या कर गया? कब्जा। तो अब इब्राहिम लोदी के पास दिल्ली भी थी और इब्राहिम लोदी की राजधानी थी आगरा। कौन सी? नई नई राजधानी आगरा बनाई थी। दोनों बड़े सेंटर अब किसको मिल गए? बाबर। कौन कौन से? दिल्ली और आगरा। जब बाबर ने आगरा पे कब्जा किया तो बाबर थोड़ा और आगे बढ़ा। अपने भरतपुर में किला है बयाना। कौन सा किला है? बयाना पे भी किसका कब्जा हो गया? बाबर। किसका कब्जा हो गया? जैसे बयाना पे बाबर का कब्जा हुआ, सांगा ने कहा ना, तुम्हारा ध्यान किधर है? तुम्हारा हीरो ये मेरा है भाई साहब, तुम इधर किधर आ रहे हो? तो फिर अब सांगा कौन सा किला लेगा वापस? तो कौन सा युद्ध होगा? देखो बयाना का युद्ध। बयाना कहां पे? वैलेंटाइन डे के 2 दिन बाद। बयाना भरतपुर में भैया ना। किस किस के बीच में? सांगा और हाँ, पहले ये तो पढ़ लो, सारे एक साथ पढ़ने हैं तुम्हें। बयाना का युद्ध कब हुआ? बयाना का युद्ध बताओ। 16 फरवरी 1570। बयाना किले पे कब्जा करके कौन बैठा है? तो बाबर ने अपना एक सेनापति छोड़ रखा है, और बाबर के सेनापति का नाम था मेहंदी ख्वाजा। क्या नाम था? मेहंदी ख्वाजा को समाचार मिला कि बयाना किला वापस लेने के लिए कौन आ रहा है। तो उसने बाबर को मैसेज किया। बाबर बैठा आगरा। उसने बाबर को मैसेज किया कि बाबर तू मेरे को बयाना दे गया था कि हाँ रहे, तो क्या दिक्कत है? अरे सांगा आ रहा है। उसने कहा चिंता मत कर, मैं सेनापति भेज रहा हूँ। और बाबर ने अपना एक सेनापति और उतार दिया, सुल्तान मिर्जा। किसको उतारा? पहले से कौन बैठा हुआ था किले में? सेनापति कौन आया? किससे लड़ने के लिए? सांगन दोनों को धोया। लिखो, इस समय बयाना का किला मेहंदी ख्वाजा के पास था। दिस टाइम मेहंदी ख्वाजा कंट्रोल्ड बयाना फोर्ट। कहां चले गए? अपने गांव। तो फिर लिख, इस समय बयाना का किला मेहंदी ख्वाजा के पास था। दिस टाइम मेहंदी ख्वाजा कंट्रोल्ड बयाना फोर्ट। मेहंदी ख्वाजा किसको कंट्रोल कर रहा था? इस समय बयाना का किला मेहंदी ख्वाजा के पास था। दिस टाइम मेहंदी ख्वाजा कंट्रोल्ड बयाना फोर्ट। लिखो, बाबर का सेनापति, कमांडर ऑफ बाबर। बाबर का सेनापति, कमांडर ऑफ बाबर। लिख लो, सुल्तान मिर्जा। बाबर का सेनापति कौन था? सुल्तान मिर्जा। लाइन चेंज कर लिखो, इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई। सांगा वॉन दिस बैटल ऑल्सो। इस युद्ध में भी सांगा की जीत हुई। बाबर है ना मुगल था, मुगल। बाबर कौन था? जैसे भाई इब्राहिम और ये लोधी थे ना, वैसे बाबर कौन था? मुगल। जब मुगलों की सेना भागी इस युद्ध से, तो मुगलों के पास में एक वाद्य यंत्र होता था, तासा। कौन सा होता? तो सेना अपने साथ ढोल नगाड़े लेके जाती, दो यूज आते। ये तो भाई सेना जब यहां से लेके और 2 किलोमीटर पीछे तक फैली हुई है, तो इकट्ठा कैसे करोगे? कोई मैसेज करने में करना होता, ढोल बजाते सब इकट्ठे हो जाओ, समाचार मिलेगा। दूसरा, जब जीत जाते जश्न मनाने के लिए। वैसे मुगलों का जो वाद्य यंत्र कौन सा था? जब भागे इस युद्ध से तो ताशा यहीं रह गया था, तो मेवाड़ वाले ताशा ले आए थे। तो ये आरपीसी का क्वेश्चन है कि मेवाड़ वालों ने मुगलों से कौन से युद्ध में उनका ताशा छीन लिया था? लिखो,
मेवाड़ की सेना ने, मेवाड़ आर्मी, मेवाड़ की सेना ने, मेवाड़ आर्मी मुगलों से ताशा नामक वाद्य यंत्र छीन लिया था। Snatched a musical instrument named tasa from Mughals. Snatched a musical instrument named tasa from Mughals. मुगलों से ताशा नामक वाद्य यंत्र छीन लिया था। Snatched a musical instrument named tasa from Mughals. अब सांगा कौन सा युद्ध जीत गया? बयाना। बाबर कहां पर बैठा हुआ है? आगरा। बाबर ने आगरा किससे छीना था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी लड़ता हुआ मारा गया। इब्राहिम लोधी का छोटा भाई है महमूद लोधी। कौन है वो? सांगा के पास आ गया। वो किसके पास है? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है भाई। लोधियों का दुश्मन कौन? बाबर। बाबर का दुश्मन कौन? सांगा। तो लोधियों का दोस्त कौन? उनका सांगा। तुम संघर्ष करो और हम तुम्हारे। अब तक सांगा की लोधियों की बनती, अब बन रही है दोनों के अंदर। और उन्होंने कहा भाई हमें दिलवा यार, आगरा पे इन्होंने कब्जा कर लिया, तो हमारे साथ चल। तो सांगा ने कहा आगरा चलेंगे। कहां चलेंगे? ये बाबर को पता चला कि सांगा कहाँ रहा है। तो अब सांगा, बाबर तो आएगा आगरा से बयाना की तरफ, और ये जाएगा बयाना से आगरा की तरफ। रास्ते में जगह वो खानवा। कौन सी जगह? तो इस बार दोनों कहां भिड़ेंगे? देखो खानवा का युद्ध। खानवा भी कहां पर? भरतपुर। पहले वाले के 1 महीने बाद लगभग। पहले वाला युद्ध कब हुआ है? 16 फरवरी। 17 मार्च को ये हो रहा है। लगभग 1 महीना हो गया। खानवा कहां पर है? लिख लेना। किस किस के बीच में? सांगा और बाबर के बीच। लिखो युद्ध के कारण। दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। Both of them wanted to expand their empire. दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते थे। Both of them wanted to expand their empire. सांगा ने जो विस्तार करना शुरू कर दिया। सांगा बयाना के किले पे कब्जा कर गया। किस पे? लिख लो। सांगा ने बयाना के किले पर अधिकार कर लिया था। दूसरा लिखना, सांगा कैप्चर्ड बयाना फोर्ट। सांगा ने बयाना के किले पर अधिकार कर लिया था। सांगा कैप्चर्ड बयाना फोर्ट। सांगा जब निकला था ना यहां से बयाना की तरफ, तो उसने सेना 2 दिशाओं में भेजी थी, क्योंकि लोधियों के पास 2 जगह थी, दिल्ली और आगरा। तो बाबर ने भी कहां कब्जा किया? दिल्ली और आगरा। बाबर खुद कहां बैठा था? आगरा। तो सांगा ने कहा इधर तो मैं जाता हूं। उसने दिल्ली की तरफ भी एक सेना भेजी। तो हमने रणथंभौर के पास एक किला पड़ता है खंडार। कौन सा किला है? तो उसकी वो जो सेना गई, उसने एक और किले पे कब्जा किया। कौन से किले पे? फिर दिल्ली की तरफ आगे बढ़ते हैं वो लोग, और 200 गांवों से टैक्स लेते हैं। कितने गांव से? ये गांव किसके हैं? दिल्ली वालों के। लेकिन अब टैक्स लेना किसने शुरू कर दिया? सांगा ने। किसने? दिल्ली को उस समय बोला करते थे सल्तनत। क्या बोलते? क्योंकि दिल्ली पे सुल्तानों का राज होता था ना, इसलिए दिल्ली को क्या बोला करते? तो दिल्ली सल्तनत के कितने गांव से किसने टैक्स लेना शुरू कर दिया? और कौन से किले पे कब्जा कर गया? खंडारिया रणथंभौर के पास सवाई माधोपुर में जगह। लिखो। सांगा ने खंडार के किले पर भी अधिकार कर लिया था। सांगा कैप्चर्ड खंडार फोर्ट ऑल्सो। सांगा ने खंडार के किले पर भी अधिकार कर लिया था। सांगा कैप्चर्ड खंडार फोर्ट ऑल्सो। खंडार के किले पर भी अधिकार कर लिया था। सांगा कैप्चर्ड खंडार फोर्ट ऑल्सो। तथा दिल्ली सल्तनत के 200 गांव से कर वसूला।
एंड कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम 200 विलेज ऑफ दिल्ली सल्तनत, तथा दिल्ली सल्तनत के 200 गांवों से कर वसूला। एंड कलेक्टेड टैक्स फ्रॉम 200 विलेज ऑफ दिल्ली सल्तनत, तथा दिल्ली सल्तनत के 200 गांवों से कर वसूला। दो सौ गांवों से कर वसूला। एक कारण यह भी है कि बाबर के दुश्मन कौन है? लोधी। और लोधी किसके पास आ गए? सांगा। तो वो नाराज है कि सांगा मेरे दुश्मनों की क्या कर रहा है? सहायता। लिख लो। सांगा अफगानों के नेता महमूद लोधी, ये महमूद लोधी अफगान थे। ये कौन थे? अफगान। सांगा अफगानों के नेता महमूद लोधी से गठबंधन कर रहा था। सांगा वॉज मेकिंग एन अलायंस विद अफगान लीडर महमूद लोधी। सांगा अफगानों के नेता महमूद लोधी से गठबंधन कर रहा था। सांगा वॉज मेकिंग एन अलायंस विद अफगान लीडर महमूद लोधी। सांगा अफगानों के नेता महमूद लोधी से गठबंधन कर रहा था। सांगा वॉज मेकिंग एन अलायंस विद अफगान लीडर महमूद लोधी। फिर बाबर डेली डायरी लिखा करता था। बाबर की डायरी का नाम है बाबरनामा। क्या नाम है? बाबर बाबरनामा में एक कहानी लिखता है अपनी तरफ से। वो कहता है जब मैं काबुल में था, तब सांगा का एक व्यक्ति मेरे पास आया। किसका? और उसने मुझे आकर कहा कि बाबर, भारत में इब्राहिम लोदी का राज है और सांगा ने कहा है कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ उसके अकेले पार पड़ती नहीं है, इसलिए बाबर तुम हिंदुस्तान आओ, तुम भारत आओ। सांगा और बाबर दोनों मिलके जब इब्राहिम लोदी से लड़ेंगे तभी इब्राहिम लोदी के खिलाफ पार पड़ेगी, वरना पार पड़ेगी। कुल मिला के बाबर अपनी डायरी में लिखता है कि मुझे भारत बुलाने वाला आदमी कौन है? कौन है? सांगा। तो वो कहता है इसने मुझे भारत बुलाया इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए, मैं आ गया। पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी से लड़ा, लेकिन जब मैं भारत आ गया और इब्राहिम लोदी से लड़ रहा था तब सांगा ने मेरी कोई सहायता, बुलाया इसने लेकिन मेरी सहायता करने के लिए आया नहीं। अब मैं इसको सबक सिखाऊंगा। इसने वादा तोड़ा है। क्या किया है? प्रॉमिस किया था कि मैं सहायता करूंगा, लेकिन इसने सहायता नहीं की। पहले आप लिखो फिर मैं समझाता हूं। लिखो बाबरनामा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बाबरनामा, बाबरनामा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बाबरनामा, बाबर ने सांगा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। बाबर ब्लेम्ड सांगा फॉर वायलेटिंग प्रोमिस। बाबर ने सांगा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। बाबर ब्लेम्ड सांगा फॉर वायलेटिंग प्रोमिस। बाबर ने सांगा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। समझोगे ना? वादा खिलाफी, प्रॉमिस तोड़ दिया, प्रॉमिस वायलेट किया। बाबर ने सांगा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। बाबर ब्लेम्ड सांगा फॉर वायलेटिंग प्रॉमिस। बाबर ने सांगा पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया था। कौन सी बुक कहती है ऐसा? हालांकि हम कहते हैं कि ये बात सही नहीं। क्यों नहीं भाई सही बात? एक तो इसलिए सही नहीं कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ सांगा को किसी को भी बुलाने की आवश्यकता, उस इब्राहिम लोदी को उसने भगा भगा के मारा है 7 साल पहले। खातोली और बाड़ी के युद्धों के अंदर वो हरा चुका था, इसलिए इब्राहिम लोदी सांगा के लिए कोई खतरा, इसलिए सांगा क्यों बुलाएगा बाबर को? फिर हम कहते हैं क्या पता बुलाया हो। तो हमने पहला चैप्टर पढ़ा कि हिस्ट्री कहां से पता चलती है? सोर्स से। सोर्स है हमारे पास कौन सा है? बाबरनामा। पर ये किसने लिखा? बाबर ने। तो अब बाबर तो खुद की बात हो सकता है गलत भी लिख दे, तो हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा। तो हम बाबर के टाइम में बाकी जो किताबें लिखी वो सारी देखते हैं। बाबर के टाइम की बाकी किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ कि उसे सांगा ने बुलाया था। सब में लिखा हुआ उसको बुलाने वाले थे दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी। कौन थे? और वो सही भी लगता है क्योंकि दौलत खान लोधी और इब्राहिम लोधी की आपस में बनती नहीं थी, और यही हुआ है, वो बुला के भी लाया, इब्राहिम लोधी को मारा भी गया। तो हम कहते हैं कि भाई सांगा ने तो बुलाया नहीं था, पर फिर भी बाबर ने अपनी तरफ से जो कारण बताया वो कारण क्या बताया? वादा खिलाफी। क्या कारण बताया? याद रह जाएगी बात ये सारी। अब सेना आमने सामने पड़ी है, एक तरफ बाबर की सेना पड़ी है, एक तरफ किसकी सेना पड़ी है? सांगा की। युद्ध की तैयारियां चल रही है। बाबर ने थोड़ी अपनी जब तैयारियां कर ली, बाबर तोपें लेके आया था। क्या लेके आया था? उत्तर भारत में पहला आदमी इसने बारूद का इस्तेमाल किया। वो कौन था? बारूद। उससे पहले अपने बारूद यानी तोपों का इस्तेमाल नहीं था, तो तोपे लेके आया था। उसने अपनी तोपें वोपें जचाई, ढंग से एकदम तैयारियां की। बस एक फर्क ये था कि बाबर की सेना ऊंचे पर बैठी थी और सांगा की सेना नीचे थी।
तो बाबर थोड़ा ऊंची लोकेशन लेके बैठा था, ये थोड़ा नीचे बैठे थे। बाबर ने जब तैयारियां कर ली, लोकेशन ले ली, अपनी सेना लगा ली, अपनी तोपें लगा ली, तब उसने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके हाउस द जोश। सैनिकों ने कहा लो सर, क्या बात करते हो, जोश तो हाई होना चाहिए यार तुम्हारा, हम सांगा से लड़ने के लिए जा रहे हैं। उनका नहीं साहब, हमें तो लड़ना। क्यों नहीं लड़ना? अब सैनिकों के दो कारण। बाबर जब अफगानिस्तान से रवाना हुआ था इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए, तब उसने अपने सैनिकों को कहा था दिल्ली जाएंगे, लूटमार करेंगे और वापस आ जाएंगे। तो उसने कहा था हम एक तो दिल्ली से धन लूट के लाएंगे, एक दिल्ली से महिलाएं लूट के लाएंगे। उन्होंने दिल्ली में दोनों लूटे, दिल्ली में धन भी लूटा और दिल्ली में महिलाएं लूटी, पर वापस नहीं गए वो यहीं रह गए। इसलिए उसके सैनिक बड़े नाराज थे। सैनिक को लगता था यार तूने कहा था वापस चलेंगे, लेकिन तू वापस जाता नहीं है। उनको घर की याद आ रही थी, उनको वापस अपने अफगानिस्तान जाना था। एक तो ये। दूसरा, जब पिछले 1 महीने से वो तैयारियां कर रहे थे तो उन्होंने सांगा के बारे में पता लगा कि सांगा कौन है, क्या है। तो पता चला कि सांगा के सामने आज दिन तक जो आया उसको इसने भगा भगा के मारा है। तो उन सैनिकों को ये डर लगे कि इस बार वापस अफगानिस्तान तो जा पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब हमें तो लड़ना। क्या बात करते हो यार, क्यों नहीं लड़ना? अब ये सांगा, अच्छा सांगा के लिए कहते हैं कि सांगा के एक पैर नहीं था, एक हाथ नहीं था, एक आंख नहीं थी, एक कान नहीं था, उसके शरीर में 80 घाव थे। कितने घाव थे? 80 घाव लगे थे तन में, बोलो। फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। उसके शरीर पर 80 घाव थे लेकिन मन में किसी प्रकार की चिंता। उसने कहा नहीं लड़ेंगे अपने। और यही है, मन के हारे हार है, मन के जीत। आदमी जब मन में ये सोच लेता है कि मेरे से नहीं होगा तो मरे ही होता, और आदमी सोच लेता है कि नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक, तो होके रह जाता है। तो सांगा से सीखना चाहिए। कितने घाव थे, फिर भी युद्ध लड़ने गया। यहां मैं किसी से पूछ लेता हूँ कल आया क्यों नहीं? जुकाम था सर, आने का मन ही नहीं किया सर। तो सांगा से सीखने की आवश्यकता हमें। तो उन्होंने कहा साहब ये आदमी जिसके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, फिर भी लड़ने के लिए आ रहा है, तो मिनख तो नहीं डाकी है, और इससे लड़ेंगे तो इसमें इसका तो कुछ नहीं जाता, अपना ही घाटा। तो क्या करेंगे इसके खिलाफ लड़के? सांगा ने कहा, बाबर ने कहा नहीं नहीं इतना तकड़ा भी नहीं, हम मुगल, हम मुगल, हम कुछ भी कर सकते हैं। उनका देख इतना जोर से मत बोल, धीमे बोल। अभी थोड़े दिन पहले बयाना की लड़ाई हुई थी और अपने 2 मुगल मेहंदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा, इनका वीडियो पड़ा, धोतियां खोल ली थी उसने। तो ऐसा अब इससे इससे कैसे लड़ेंगे अपने? बाबर को लगा मरा दिया, यदि फौजी लड़ेंगे नहीं तो राजा लड़ेगा कैसे? तो बाबर ने उनको थोड़ा जोश दिलाया। बाबर ने कहा तुम्हें क्या लगता है बाबर खुद के लिए लड़ता है? फौजियों का लगता नहीं है। बाबर ने कहा नहीं, बाबर ना खुद के लिए लड़ता है ना साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ता है। अल्लाह ताला ने बाबर को फरमाया है कि धरती के इस किनारे से लेकर उस किनारे तक इस्लाम का झंडा लहरा दिया जाए। बाबर मजहब के लिए लड़ता है। किसके लिए? बाबर जिहाद करता है। जिहाद क्या करता है? जो धर्म की लड़ाइयां होती है उनको क्या बोलते हैं? मुसलमान जो धर्म की लड़ाइयां लड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो बाबर किसके लिए लड़ता है? बाबर जिहाद के लिए लड़ता है। और यदि तुम ना भी लड़ोगे तो बाबर अकेला लड़ेगा। अगर बाबर जिंदा रहा तो बाबर गाजी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वे जो जिहाद की लड़ाई लड़ते हैं उनको क्या बोलते? और बाबर मर भी गया तो बाबर को कोई चिंता नहीं, बाबर को जन्नत नसीब होगी। जो युद्ध में लड़ते हैं मरते हैं उनको क्या मिलेगी? जन्नत। और जिंदा रहे तो क्या बन जाएंगे? गाजी। हमें क्या करना है? जिहाद। क्या करना है? तो तुम लड़ो तो ठीक, नहीं लड़ो तो ठीक, मैं अकेला लड़ने जाऊंगा। थोड़ी धर्म की, मजहब की, अल्लाह की ऐसी बातें की फौजियों में थोड़ा जोश है। पर एक फौजी साहब खड़े, उन्होंने कहा बाबर एक मिनट, एक मिनट, तेरे मुंह से अल्लाह की, मजहब की, इस्लाम की बातें अच्छी लगती? दारूडी आदमी। बाबर ढंगा दारूडिया था, सारे दिन पीता था। आप बाबरनामा पढ़ लो तो जगह जगह लिखता है कि सुबह सुबह उठा, हालांकि मूड तो नहीं था, बस शरीर ही टूट रहा था, फिर 2 एक पैग तो लगाने ही पड़े। दिन में तो मैं एकदम ही नहीं पीना चाहता था, पर रिश्तेदार आ गए। अब रिश्तेदारों के साथ खाना खाने बेटा सूखा थोड़ी खाऊंगा, कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। शाम को तो हालांकि मौसम ही थोड़ा ठंडा था, फिर लेनी पड़ी। पूरे दिन पिया हुआ सेट रहता था एकदम बाबर। जब तुम दारू पीने वाले आदमी अल्लाह की बात करते हो, अल्लाह ताला तो ये भी फरमाते हैं कि शराब पीना हराम है। और बाबर को लगा यार बात तो सही। बाबर जब भाषण दे रहा था तब उसके हाथ में गिलास था, बाबर ने फेंक दिया। बाबर कसम खाता आज के बाद शराब के हाथ लगाएगा। एक फौज साहब और खड़े, उनका रुक 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 एक बार। कुरान ये भी कहती है कि मुस्लिम राजा मुस्लिम व्यापारियों से कर नहीं लेगा। क्या कहती है? मुस्लिम राजा मुस्लिम व्यापारियों से कर। और बाबर मुस्लिम व्यापारियों से कर लिया करता था तमगा। कौन सा? तो यार तमगा टैक्स लेता है।
बाबर ने कहा मैं कसम खाता हूं आज के बाद मुस्लिम व्यापारियों से तमगा टैक्स ही। तो बाबर कहता है युद्ध नहीं है, क्या है? आज के बाद मैं शराब के हाथ लगाऊंगा, आज के बाद मैं कौन सा टैक्स नहीं लूंगा। तो फौजियों में थोड़ा जोश है, लिखो कारण हो गए, नीचे अलग से लिखो। इस युद्ध से पहले, बिफोर दिस बैटल, इस युद्ध से पहले, बिफोर दिस बैटल, बाबर ने जिहाद की घोषणा की। बाबर डिक्लेयर्ड जिहाद। बाबर ने जिहाद की घोषणा की। बाबर डिक्लेयर्ड जिहाद। बाबर ने किसकी घोषणा की? जिहाद की। किसने? कौन से युद्ध से पहले? खानवा। लाइन चेंज करके लिखो। बाबर ने मुस्लिम व्यापारियों का तमगा कर समाप्त कर दिया था। बाबर एबोलिश्ड तमगा टैक्स ऑफ मुस्लिम मर्चेंट्स। बाबर ने मुस्लिम व्यापारियों का तमगा कर समाप्त कर दिया था। बाबर ने मुस्लिम व्यापारियों का तमगा कर समाप्त कर दिया था। बाबर एबोलिश तमगा टैक्स ऑफ मुस्लिम मर्चेंट्स। मुस्लिम व्यापारियों का तमगा कर समाप्त कर दिया था। अगला लिखो। उसने शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा की थी। He took oath not to take liquor. उसने शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा की थी। He took oath not. He took oath to not take liquor. उसने शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा की थी। He took oath to not take liquor. ये बाबर की तरफ की तैयारियां। सांगा क्या तैयारी कर रहा था? सांगा इस बात को जानता था कि इस बार बड़ी लड़ाई लड़नी है, अपने को दिल्ली आगरा पर क्या करने हैं, कब्जे, इसलिए थोड़ी और सेना की आवश्यकता पड़ेगी। सांगा ने राजस्थान के सारे राजाओं को लेटर लिखे और कहा सब मेरी सहायता करने के लिए कौन से युद्ध में आ जाओ। लिखो। सांगा ने राजस्थान के लगभग सभी राजाओं को पत्र लिखे। सांगा रोट लेटर्स टू ऑलमोस्ट ऑल किंग्स ऑफ राजस्थान। सांगा ने राजस्थान के लगभग सभी राजाओं को पत्र लिखे। सांगा रोट लेटर्स टू ऑलमोस्ट ऑल किंग्स ऑफ राजस्थान। सांगा ने राजस्थान के लगभग सभी राजाओं को पत्र लिखे। सांगा रोट लेटर्स टू ऑलमोस्ट ऑल किंग्स ऑफ राजस्थान। तथा उन्हें सहायता के लिए बुलाया एंड कॉल्ड देम फॉर हेल्प। तथा उन्हें सहायता के लिए बुलाया एंड कॉल्ड देम फॉर हेल्प। तथा उन्हें सहायता के लिए बुलाया एंड कॉल्ड देम फॉर हेल्प। ये जो व्यवस्था है ना, लेटर लिखते थे अपने यहाँ पे सहायता के लिए, इसको बोलते थे पाती परवन। क्या बोलते थे? पाती का मतलब लेटर ही होता है, चिट्ठी पत्री बोलते हैं। तो ये जो लाइन लिखी इसके ब्रैकेट में लिख लो पाती परवन। पाती परवन मतलब लेटर भेजना। तो कोई पूछेगा सांगा ने कौन से युद्ध से पहले पाती परवन किया था? क्या होता है पाती परवन? लेटर भेजना। तो कौन कौन उसकी सहायता करने के लिए गए थे? मैं एक लंबी चौड़ी लिस्ट बना रहा हूं, एक बार नाम उतारिए, फिर हम पढ़ेंगे वो कहां कहां से थे।
आप नीचे लिखना, मेरे उधर जगह नहीं बची इसलिए इधर लिख रहा हूं। अरे बिना बात किए उतारने होते हैं, मैंने ये थोड़ी कहा बात करते हुए उतारो। हाँ हाँ, तू कह रहा 26 अगस्त है, तो कह 26 अगस्त पड़ गया, काट दे उसको, 25 मान ले। अरे काट दे रहे उसको, क्यों लोड लिया तूने इतना। ऐसी बातें मत पढ़ाकर ढंग की चीजों पे ध्यान दिया कर। पदराड़ा अभिलेख पढ़ा था पहले कभी? पढ़ा था? किसी हुकमचंद जैन में है? पढ़ा ना हमने? वो क्वेश्चन आता ना, काम की चीज है, ऑथेंटिक मैं हूं, है ना, सर्वाधिक ऑथेंटिक मैं हूं, तो पढ़। काम तेरी ऑथेंटिक किताब में चीजें नहीं है जो क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए पढ़, ध्यान दे। मैंने कल कहा था, वे चीजें जो तुझे नहीं आती वो पढ़, ना कि जो तुझे आती है। 26 लिखा है ना मैंने, 25 लिखा है, तो मान, बस खत्म। मैं भी तो पढ़ के आया हूंगा, गलती है तो भी मान, पढ़। जिस दिन ये डाउट होना शुरू हो गया ना, ये गलत है ये सही है, ये गलत है ये सही, कुछ ही नहीं पढ़ पाओगे। मैंने बहुत पहली क्लास में कहा था, कब और कहां ये सवाल भूलिए, इनके अलावा पढ़िए। हमने कितने अभिलेख पढ़े, कितनी दूसरी बातें पढ़ी, ये आते थे तुझे पहले? बस तो हाँ। किसका? अजमेर कभी इनके कब्जे में आता, कभी निकल जाता, कभी आता। अभी तो सांगा जब श्रीनगर उसको दे रहा करमचंद पवार को, तो इनका ही है, क्योंकि पृथ्वीराज ने जब टोडा जीता तब उसने अजमेर पे कब्जा कर लिया था। चलो लिख लिए, बताओ आपको पहला नाम क्या लिखा है? ये आमेर का राजा, लिख लो आमेर। आमेर कहां का राजा है? आमेर। जयपुर को आमेर बोलते थे। अगला कौन है? मारवाड़। मालदेव कहां से सहायता लेके था? मारवाड़। मारवाड़। अगला कौन है? बीकानेर। अगला कौन है? मेड़ता। मेड़ता, मेड़ता, नागौर में मेड़ता है ना? मेड़ता नहीं सुना? मेड़ता का मीराबाई का नाम नहीं सुना? तो मीराबाई के ताऊ जी है वीरमदेव। वीरमदेव राजा है मेड़ता के, मीरा उनके छोटे भाई की बेटी रतन सिंह की। अगला बहारमल को ईडर। अभी मैंने बताया था, सांगा ने पहले रायमल को राजा बनाया, फिर किसको बना दिया था? मेदिन राय आपको पता है कहां का है? देख लो, चंदेरी। अगला कौन है? सलहदी तंवर। कौन है? सलहदी तंवर था रायसीन, मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है, लिख लो रायसीन। अगला कौन है? सिरोही। अगला कौन है? पहले डूंगरपुर बांसवाड़ा को बोलते थे वागड़। क्या बोलते थे?
लिखो वागड़। अगला कौन है? बाघ सिंह। पहले प्रतापगढ़ को बोलते थे देवलिया, लिख लो देवलिया, प्रतापगढ़ का पुराना नाम था। अगला कौन है? झाला अज्जा। चित्तौड़गढ़ में एक जगह पड़ती है सादड़ी, सादड़ी चित्तौड़गढ़। अगला कौन है? रतन सिंह चुंडावत। मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना कौन सा था? सलूम्बर। ये सलूम्बर का सामंत है, चुंडा के वंशज थे वो, क्या कहलाए थे? चुंडावत। अगला कौन है? हसन खान मेवाती। अपने अलवर वाले इलाके को बोलते थे मेवात। अगला कौन है? अभी मैंने ऊपर लिखवाया था अफगानों का नेता। राज्य तो इनके पास कुछ था नहीं, लिख लो अफगानों का नेता, अफगान लीडर्स, अफगानों का नेता। इन लोगों ने पहले अपना कैंप लगाया बुसावर में। कहां पे लगाया? खानवा के पास में, भरतपुर में एक जगह कौन सी पड़ती है? बुसावर। तो बुसावर में अपना कैंप लगाया और बाबर को दोनों तरफ से सहायता से रोका, काबुल से भी और दिल्ली से भी। कहां से? ऐसी जगह पे कैंप था कि न तो बाबर काबुल से कोई सहायता मंगवा सकता, ना कहां से? दिल्ली से। लिखो सांगा की सेना ने, सांगाज आर्मी, बुसावर में पड़ाव डाला, कैंप्ड इन बुसावर। बुसावर में पड़ाव डाला, कैंप्ड इन बुसावर। कैंप्ड इन बुसावर, बुसावर में पड़ाव डाला, कैंप कैंप लगाया वहां पे ना, रुकी सेना वहां पे। तथा बाबर को काबुल तथा दिल्ली से सहायता लेने से रोक दिया, एंड स्टॉप्ड बाबर टू गेटिंग हेल्प फ्रॉम काबुल एंड दिल्ली। तथा बाबर को काबुल तथा दिल्ली से सहायता लेने से रोक दिया, एंड स्टॉप्ड बाबर टू गेटिंग हेल्प फ्रॉम काबुल एंड दिल्ली। कहां से सहायता लेने से रोक दिया? कहां पे पड़ाव डाल के? तो पहले वो बुसावर रुके, फिर वहां से आगे बढ़ के लड़ाई खानवा की है, पर उनकी सेना पहले कहां पे रुकी हुई थी? बुसावर। अब बाबर के समझ में आ गया पार नहीं पड़ेगी, सहायता दोनों तरफ से मिल नहीं सकती, इनकी सेना मेरे से बड़ी है ज्यादा, कैसे पार पड़े? तो फिर तब तक आमने सामने पड़े रहते तो बातचीत भी होती रहती थी। तो फिर सांगा, बाबर समझौता करना चाहता है सांगा के एक सेनापति की सहायता से। सांगा का वो सेनापति है सलहदी तंवर। कौन है? तो बाबर इस सलहदी तंवर को कहता है कि मैं सांगा से समझौता कर लूंगा, मेरे को लड़ाई करनी नहीं है। दो जगह है, दिल्ली और आगरा, एक सांगा ले ले, एक मैं ले लूंगा। उसके बाद दो थे, दिल्ली और आगरा, एक मैं रख लेता हूं, एक इसको दे दूंगा सांगा। तो सलादी तंवर सांगा के पास है, उसने कहा बाबर समझौता करना चाहता है, वो कहता दिल्ली और आगरा में से एक आप रख लो और एक है मैं। सांगा ने अपने बाकी मंत्रियों को, बाकी सेनापतियों से पूछा, उन्होंने कहा ना, दिल मांगे मोहर, दोनों दोनों चाहिए, एक से कोई समझौता। तो बाबर किसके माध्यम से समझौता करना चाहता है? देखो बाबर ने सलहदी तंवर के माध्यम से सांगा से समझौता करने का प्रयास किया था। बाबर ट्राइड टू conclude an agreement with Sangha by सलहदी तंवर। बाबर ने सलहदी तंवर के माध्यम से सांगा से समझौता करने का प्रयास किया। बाबर tried to conduct an agreement with Sangha through सलहदी तंवर। बाबर ने सलहदी तंवर के माध्यम से सांगा से समझौता करने का प्रयास किया। बाबर tried to conduct an agreement with Sangha through सलहदी तंवर। कल पढ़ेंगे बाकी आगे क्या हुआ।